नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। अभी 3-4 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी भी था और तबीयत भी ख़राब थी, इस कारण से मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन आज से आपके जो लेक्चर है वो कंटिन्यू। अच्छा, इसके पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने गर्दविल वंश, औलिकर वंश और नागवंश के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो परिव्राजक वंश के बारे में होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इस वंश को पूर्णतः क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और कल जो वीडियो रहेगा उसमें एक नए राजवंश की को प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये लेक्चर 6 है, इसके पहले के जो 5 लेक्चर है वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको लेक्चर है वो आपको सारथी प्रोग्राम के तहत देखने को मिल रहे हैं। सारथी प्रोग्राम MPPSC मेंस बैच 2026 है। ठीक है, इसमें आपको हिंदी मीडियम में क्लासेस मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को। साथ में आपको क्लास नोट्स और PDF नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको MPPSC प्री, मेंस और आंसर राइटिंग क्लासेस, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। साथ में वीकली टॉपर स्टॉक सेशन भी है और वीकली पर्सनल गाइडेंस सेशन भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो ये मात्र आप 1999 रुपये में जाकर हमारे ऐप से आप परचेज कर। ठीक है, ये अभी 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते। ठीक है ना। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए STICS। आपको ये लोगों के साथ ऐप लिखेगा, जिसको आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ से पेड कोर्स पे जाके आप इस कोर्स को 1999 रुपये में परचेज। ठीक है ना। तो ये हुई हमारे कोर्स की डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के राजवंश। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है परिव्राजक राजवंश के अंतर्गत। तो हमारा जो राजवंश है परिव्राजक, इस परिव्राजक राजवंश में हमें सबसे पहले तो पढ़ना है इसका परिचय। फिर हम पढ़ेंगे इसके संस्थापक, इसकी राजधानियां, राजधानी। फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्र, यह किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शासन करता था। जानकारी के स्रोत भी हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे परिव्राजक वंश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस राजवंश के अंतर्गत क्या है, पढ़नी है। कि आप चाहे तो एक फ्लो चार्ट बना सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो आपका जो परिव्राजक वंश है, परिव्राजक वंश, अब आपका जो परिव्राजक वंश है इसका अर्थ होता है भ्रमणशील, तपस्वी। ये जो राजवंश है ये भरद्वाज परिवार के जो ब्राह्मण हैं उनसे आया हुआ है। भरद्वाज के
ब्राह्मणों से आया हुआ है। इसने प्राचीन इतिहास में, ठीक है, प्राचीन इतिहास काल में 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य क्या किया था, शासन। मैंने आपको बताया कि परिव्राजक का अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी। यह राजवंश भरद्वाज परिवार के ब्राह्मणों से आया और इन्होंने मध्य प्रदेश में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच क्या किया, सदी के बीच शासन किया। इस वंश के बारे में यह मान्यता है कि देखो, परिव्राजक मतलब कि भ्रमणशील तपस्वी, ये तो बताया है ना। तो ऐसा मानते हैं कि ये भ्रमणशील साधुओं का क्या था, वंश था। ठीक है। इस वंश का जो प्रथम उल्लेखनीय शासक था वो हस्तिन था। जो प्रथम शासक जो था, इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो आपका हस्तिन था। कौन था, हस्तिन। ठीक है। जिसने 475 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। अब ये जो परिव्राजक वंश के जो शासक थे, ये गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत। ठीक है। किसके सामंत थे ये लोग, गुप्तों के सामंत थे। और ये लोग महाराजा की उपाधि धारण करते थे। कौन सी उपाधि धारण करते थे, महाराजा की उपाधि धारण करते थे। ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको परिचय में लिखना है। ठीक। मतलब कि आप लिख सकते हैं कि परिव्राजक राजवंश मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास 5वीं से 6वीं शताब्दी से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश के बारे में मान्यता है कि ये वंश भ्रमणशील तपस्वी साधुओं के वंशज द्वारा स्थापित राजवंश था। इस वंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक हस्तिन था, जिसने 475 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इस राजवंश के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत थे, और सभी शासक जो थे वो महाराजा की उपाधि धारण करते थे। फिर हम बात करते हैं इस वंश की राजधानी की। जो पन्ना क्षेत्र था आपका, ये इस वंश की राजधानी हुआ। पन्ना क्षेत्र जो था आपका, वो इस वंश की राजधानी हुआ करता था। और इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो संस्थापक का नाम भी आप लिख सकते हैं। इस वंश का संस्थापक सुशर्मन को माना जाता है। इसको माना जाता है, सुशर्मन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। शासन क्षेत्र जो था वो आपका बुंदेलखंड था, यानी कि इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे इस राजवंश ने शासन किया है। ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस राजवंश की जानकारी के प्रमुख देखिए, जानकारी के स्रोतों में कई प्रकार के स्रोत होते हैं, लेकिन इस वंश से संबंधित जो जानकारी है वो हमें शिलालेखों से मिलती है। जानकारी के स्रोत तो प्रमुख शिलालेखों में जैसे कि आपका खोह शिलालेख हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा जबलपुर शिलालेख। और बैतूल शिलालेख।
हुमरा शिलालेख, मझगवां शिलालेख, और एक और है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रकार से इसके अलावा भी कुछ शिलालेख है। ऐसा बताया जाता है कि कुल इसकी जानकारी से संबंधित कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 8 शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, जिनसे इस वंश की शासकों के बारे में या इस वंश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। अब इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? प्रमुख शासक, तो पहला जो था शासक वो था सूर्यशर्मन या सुशर्मन। दूसरा शासक था आपका देवाढ़। तीसरा जो था वो था प्रभंजन। दामोदर। हस्तिन। और छठवां जो था वो था आपका संजोग। ठीक है, यह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो इस प्रकार से इस वंश के निम्नलिखित शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त हमें होती है, मतलब कि जो शासक ज्ञात होते हैं इन शिलालेखों। सबसे पहले हम बात करते हैं सुशर्मन की। ठीक है, सुशर्मन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह परिव्राजक राजवंश का प्रथम ज्ञात शासक था। यह परिव्राजक राजवंश का प्रथम ज्ञात शासक। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसकी जो जानकारी है, ठीक है, वो कैसे मिलती है, या फिर इसको कोहे शिलालेख में भरद्वाज गोत्र का तपस्वी बताया गया है। ठीक है, विशेष में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में, संपूर्ण सत्य तथा 14 विज्ञान की शाखाओं का ज्ञाता कहा जाता है। इसको संपूर्ण सत्य तथा 14 विज्ञान की शाखाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं।
फिर अगला शासक कौन था? अगला शासक हस्तिन था। ठीक है, बाकी के जो शासक हैं देवान प्रवान इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो अगला शासक था वो हस्तिन था। हस्तिन। हस्तिन के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह परिव्राजक वंश का महानतम शासक। परिव्राजक वंश का महानतम शासक था। ठीक, इसके बाद आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इसने या इसका शासनकाल 475 से 1577 ईस्वी के मध्य रहा। ठीक है, और ऐसा भी बोला जाता है कि हस्तिन जो था यह उच्च कल्प शासक प्रवरनाथ या सर्वनाथ के समकालीन था। यह उच्च कल्प शासक सर्वनाथ के समकालीन। ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें खोहवा जबलपुर ताम्रपत्र लेख से मिलती। खोहवा लेख से मिलती। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें उपलब्धियों की, तो उपलब्धियों में आप बता सकते हैं कि इन्होंने पन्ना सतना जबलपुर क्षेत्र में शासन किया। इन्होंने पन्ना सतना जबलपुर क्षेत्र में शासन किया। आप बता सकते हैं कि गुप्तों के सामंत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्तों के सामंत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दानवीर राजा था। ब्राह्मणों को भूमि, गाय, सोना, घोड़े आदि दान दिए। ठीक, इसके अलावा आप बता सकते हैं कि चांदी के एक सिक्के का प्रचलन करवाया।
का प्रचलन करवाया। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैष्णव धर्म की मूर्ति का निर्माण करवाया। धर्म की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये इसके बारे में उपलब्धियां हो जाएंगी। ठीक, फिर अगला जो शासक था वो था आपका संजोग। ठीक, इसके बारे में यह जो था वो आपका हस्तिन का उत्तराधिकारी था। यह कौन था? यह हस्तिन का उत्तराधिकारी था और परिव्राजक वंश का अंतिम शासक था। वंश का अंतिम शासक था। यह गुप्त सम्राट, यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समकालीन था। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसकी उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो उपलब्धियों में आप लिख सकते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान हेतु भूमि दान किया। धार्मिक अनुष्ठान हेतु भूमि दान किया। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि डाहल तथा अन्य 8 आटविक राज्यों में शासन किया। डाहल तथा अन्य 8 आटविक राज्यों में शासन किया। इसलिए इसको आटविक राज्यों का स्वामी भी कहा जा सकता है। ठीक है, या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आटविक राज्यों का स्वामी। ठीक, ये आप याद रखना। फिर अगली उपलब्धि आप क्या लिख सकते हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, छतरपुर व बैतूल क्षेत्र में शासन किया। मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना व बैतूल क्षेत्र में शासन किया। आप बता सकते हैं कि इसके अधिकार क्षेत्र में 18 गढ़ सम्मिलित होते थे। इसके अधिकार क्षेत्र में 18 गढ़ सम्मिलित
होते थे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं इसकी उपलब्धियों में? यह सैब वक्त था, परंतु इसके खोए शिलालेख में वासुदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसकी एक उपलब्धि ये भी है कि कलचुरी के साथ युद्ध में पराजित हुआ। अब आप बोलेंगे सर ये तो पराजित हुआ तो उपलब्धि कैसे हुई? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी से लड़ना भी एक अपने आप में क्या होती है, उपलब्धि होती है। किसी बड़े शासक के सामने आप खड़े हो पाए, आप लड़ पाए, है ना, कई परिस्थितियों से आप झेल पाए, वो भी आपकी एक क्या है, उपलब्धि है। ठीक है ना, तो इसको उपलब्धियों में गिना जाता है। अब इसके बाद क्या, जो इसकी उपलब्धियां हुई, इसके बाद क्या होता है, कलचुरी वंश का उदय होता है, और कलचुरी वंश क्या करता है, इस वंश का क्या कर लेता है, अंत कर देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हो गया परिव्राजक वंश और उसके महत्वपूर्ण शासक। अब आपको पढ़ना है परिव्राजक वंश का सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिदृश्य। सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिदृश्य, ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक परिदृश्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक परिदृश्य की। सामाजिक परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि जो परिव्राजक वंश था, ठीक है, ये राजा जो थे ये गुप्तों के सामंत थे। तो संभवतः हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन सामाजिक परिदृश्य होने की यहाँ पे पुष्टि मिल सकती है। ठीक है, समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सभी विद्यमान थी। साथ ही समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्ण कौन कौन से थे? वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, समाज में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन का प्रचलन था। मनोरंजन के साधन के रूप में ये लोग उत्सव, पर्व, खेल, नृत्य, संगीत आदि किया करते थे। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? आप देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, परिव्राजक वंश के शासक गुप्तों के सामंत थे। संभवतः गुप्तकालीन सामाजिक परिदृश्य होने की पुष्टि मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पे कि समाज में वर्ण व्यवस्था
जाति व्यवस्था, आदि विद्यमान थी। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि समाज में या समाज चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समाज में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। भोजन के रूप में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों भोजन प्रचलित थे। इसके अलावा मनोरंजन, मनोरंजन की यदि हम बात करें तो मनोरंजन में आपका उत्सव, पर्व, खेल, संगीत आदि हुआ करते थे। तो ये हो गई इनकी सामाजिक स्थिति। राजनैतिक स्थिति क्या थी? राजनीतिक परिदृश्य यदि हम देखें तो परिव्राजक वंश के अभिलेखों से भूमि अनुदान, सॉरी क्या कहलाते, भूमि अनुदान तो मिलता ही है। तो राजा का पद जो था, राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। ठीक है। इसके अलावा राजा ही राज्य का सर्वे सर्वा हुआ करता था। ठीक है। राजा क्या होता था? राज्य का सर्वे सर्वा होता था और राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। ठीक है। अब यह कार्य कैसे करता था? तो यह अपने अधीनस्थ, जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनके माध्यम से कार्य करता था। आप लिख सकते हैं कार्य हेतु अधीनस्थों की मदद लेता था। ठीक है। ये आप इसमें बता सकते हैं। फिर इनका यदि हम आर्थिक परिदृश्य देखें तो परिव्राजक वंश के अभिलेखों में आर्थिक, एक तो भूमि अनुदान, का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जिससे हम यह क्या कहलाते अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा इनके जो सिक्के हैं, सिक्के भी मिले हैं। जिनके माध्यम से हम यह भी पता चलता है कि विनिमय के साधन के रूप में इनका प्रयोग होता था। ठीक है।
किसके साधन के रूप में? विनिमय। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन, जैसे अन्य व्यवसाय भी प्रचलित है। तो ये इनका आर्थिक परिदृश्य था। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो परिव्राजक राजवंश है वो समाप्त होता। ठीक है ना, इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे तो ये देख लो आप लोग। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप 2 मार्कर में लिख सकते हैं, परिव्राजक वंश, आपसे पूछ सकता है हस्तिन, राजा संजोग, परिव्राजक वंश की राजधानी। ठीक है, 7 मार्कर में मुझे नहीं लगता कि इससे 10 मार्कर कोई क्वेश्चन बनेगा। यदि बनता भी है तो वो सीधे परिव्राजक वंश पर टिप्पणी करने को आएगा। ठीक है, और 7 मार्कर में आपसे पूछ सकता है कि परिव्राजक वंश की जानकारी के स्रोत बताते हुए इस वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, परिव्राजक वंश की जानकारी के स्रोत बताते हुए इस वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस राजवंश से संबंधित देखने को मिल सकते। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने परिव्राजक राजवंश के बारे में पढ़ा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए राजवंश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।